जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। अभी हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का और जो थर्ड चैप्टर है जल संसाधन उस पे बात कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। अभी का जो टॉपिक है वो है हमारा तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकताएं। तो इसमें दो टर्म्स है, हम पहले उन दो जो वर्ड है उसको समझ लेंगे। उसको अगर हम समझ लेते हैं तो जो पूरा जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला जो हमारा है जल संरक्षण और दूसरा हमारा है प्रबंधन। अब देखिए संरक्षण की आवश्यकता किसको होती है, तो जिसकी हमें जो मात्रा है वो कम हो या जिसके गुण में लगातार गिरावट आ रहा हो, तो उसको हमको क्या करना होता है, संरक्षण की आवश्यकता होती है। और संरक्षण करने का मतलब होता है उसको बचाना। बचाने का मतलब कि उसकी मात्रा को बचाना और उसके गुण को भी बचाना। हो सकता है कि वो क्या हो, बहुत ज्यादा मात्रा में पर्याप्त हो लेकिन उसका गुण हमारे लिए उपयोगी नहीं हो, तो हमको क्या करना, उसका जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है उसको भी बचा के रखना होता है। तो अगर हम बात करें जल की, तो जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है और बहुत सारे भारत के एरिया हैं जहाँ पे पानी की अभी भी दिक्कत होती है, जहाँ पे पानी के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना होता है या उनको सिर्फ एक निश्चित समय पर ही पानी मिल पाता है। अगर आप बिहार यूपी में है तो शायद आपको यह समस्या नहीं देखने को मिलती होगी, आप मोटर को या कल के थ्रू पानी निकाल लेते हैं। लेकिन वैसे लोग जहाँ पे पानी आसानी से नहीं मिल पाता उनको पानी के लिए इंतजार करना होता है और फिक्स समय पे ही पानी आता है। तो हमको क्या करना है, पानी को बचा के रखना है, क्योंकि सिर्फ हमको अपनी आवश्यकताओं को नहीं लेकिन हमें अपने आने वाले जो भविष्य है उनकी भी ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे पास पर्यावरण में उपलब्ध संसाधन, जो हमारे प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है, उसको बचा के रखने की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रबंधन। अब हम समझ गए कि जो पानी है उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसको बचा के तो रखना है, लेकिन बचाने के लिए हमको क्या विधि अपनाना होगा, हमारा मैनेजमेंट कैसा हो कि हम पानी को बचा सके। तो हम पहले जानेंगे कि क्यों आवश्यक है जल को संरक्षित करना, जल को बचाना और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता का यही है कि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। घर में कोई भी काम हो, खाना बनाना हो, नहाना हो, पानी पीना हो, इन सभी कार्यों में हम पानी का यूज करते हैं, कृषि करना हो, इन सभी में। तो जल क्या है, एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल क्या है, एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण से क्या हो रहा है, जल संकट आ रहा है। अब देखिए जनसंख्या बढ़ेगा तो सिंपल सी चीज है कि जल का जो डिमांड है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो जल की क्या होगी, कमी महसूस हमें होगी। उसके बाद प्रदूषण। अब देखिए बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या होता है कि अच्छी उपज के लिए हम बहुत सारे उर्वरक का यूज करते हैं और उस उर्वरक में जो रसायन होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पानी प्रदूषित हो रहा है। उसके साथ साथ जो गंदगी है, घर से निकलने वाले गंदगी, फैक्ट्री से निकलने वाले गंदगी, इसकी भी जो मात्रा है वो क्या रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सबका कारण क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या की वजह से क्या हो कि जल प्रदूषित हुआ है और इससे क्या है, जल संकट हमको देखने को मिलता है। जल का जो गुण है उसमें काफी ज्यादा गिरावट हमको दिखा है। अब आप देखते हैं कि हर जगह क्या लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है। आरओ आरओ का काम क्या होता है, पानी को साफ करके पीना। अगर पानी हमारा साफ होता तो हमको आरओ की आवश्यकता नहीं होती। अब जिनके पास पैसा है वो तो आरओ लगा लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं वो क्या करेंगे। तो वही है कि जो प्रदूषण हुआ जिससे पानी जो है उसके गुण में काफी ज्यादा गिरावट आया है और इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, जल को बचाना है। अब देखिए जल संरक्षण, जल संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति लाया। अब देखिए कोई भी चीज अगर लगता है कि यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है तो उस पर क्या होता है, एक कानून बनता है और उसको कैसे बचाना है उसके लिए एक कमेटी, एक संगठन या एक मंत्रालय का निर्माण किया जाता है। और उसका काम होता है कि पूरे देश में, अगर देश स्तर पर तो पूरे देश में, अगर राज्य स्तर पर तो राज्य स्तर पे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम ही होता है कि उस चीज के लिए काम करे। जैसे जल का है तो जल के लिए, जल को कैसे हम संरक्षित कर सकते उसके लिए
वाटर रिजर्वेशन बनवाना, जल का पुनर्चक्रण कैसे किया जाना चाहिए, हमको जो भूमिगत जल है उसका सिंचाई में प्रयोग नहीं करना चाहिए, इन सब के लोगों को अवेयरनेस देना, जहाँ पे कार्य करना वहाँ पे कार्य करना, तालाब नदी इस तरह के चीजों को खुदवाना, ताकि जो वाटर है उसको रिचार्ज हम कर सके। मतलब उससे संबंधित जितने भी कार्य, या तो लोगों को जागरूक करना हो कि आप उतना ही पानी का यूज जितना होना चाहिए, या फिर कोई फिजिकल काम करना हो, कोई वहां पे नदी तालाब का निर्माण करना हो, नदी को साफ करना हो, उसके बाद पानी की उपलब्धता को पहुंचाना हो लोगों को, ये सब काम क्या होता है पर्टिकुलर उस मंत्रालय का होता है, और इस नीति में कुछ चीजों को मेंशन किया जाता है। अब देखिए जैसे जैसे क्या हुआ कि समय आया, कई समस्याएं के उभरने के कारण, अब पहले सबसे पहले क्या किया 19 सितंबर 1987 में किया गया, लेकिन समय के साथ साथ जो जल से संबंधित समस्याएं थी वो भी क्या हो गई, बढ़ते चली गई, और नई नई समस्याओं के आने के कारण इसमें संशोधित करके राष्ट्रीय जल नीति नियम 2002 को लाया गया। मतलब नई नई समस्या आई तो चीजें भी क्या हो जाएगी, उसमें संशोधित करना होगा, तो संशोधन करके क्या किया गया, अभी का जो है वो है हमारा राष्ट्रीय जल नीति 2002, इसमें कुछ चेंजेस किया गया होगा, किसमें 1987 वाला में चेंजेस करके हमने 2002 वाले को इम्प्लीमेंट किया। अब देखिए जल संरक्षण के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें हैं जिससे हम जल को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला है जल की उपलब्धता को बनाए रखना। अब देखिए जल की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, तो जो हम अपने डे टू डे लाइफ में जो पानी का यूज करते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। मतलब अंडरग्राउंड कहने का मतलब कि अगर हमारा भूमि है, तो भूमिगत जल मतलब भूमि के जो नीचे जल है उसको हम बोलते हैं भूमिगत जल, और अपने डे टू डे लाइफ में यहाँ तक कि सिंचाई में भी जो कभी किसान है इस भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको मेंटेन करके रखना है, ताकि हम फिर क्या इन फ्यूचर भी यूज कर सके, मतलब जल की उपलब्धता को बनाए रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मोटर का यूज करके, कल का यूज करके हम क्या करते, चापाकल का यूज करके हम इस पानी को निकालते हैं बोरिंग करके। अब इस पानी को निकाल लेते, इस पानी को हमको क्या करना होगा, रिचार्ज भी करना होगा। मतलब हमको किसकी आवश्यकता है, रिचार्ज की जरूरत। अब देखिए रिचार्ज करने का क्या मतलब कि पानी की जो मात्रा है उसको बरकरार रखना। अब इसको रिचार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जल को रोकते हैं, जल को हम क्या करते हैं, जमाव करते हैं, मतलब जल का जमाव। अब जल कहीं पे जमा होगा तो फिर क्या होता है, वह जल जो है वो ऋषि से क्या जाता है, नीचे जाता है, और वही क्या होता है, भूमिगत जल का रूप ले लेता है। तो जल को क्या करना, हमको रोक के रखना होगा। रोकने के लिए आप देखते हैं कि नदी, पोखर, तालाब आदि चीजों का निर्माण किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, जल की जो पूर्ति है उसको बरकरार रख सके। उसके साथ साथ सरकार के द्वारा हमें जागरूक किया जाता है कि हम क्या करें, जल को जमाए। उसके बाद जो हमारा छत पे आता है उस छत को पाइप के थ्रू जल को क्या करें, हम वाटर को रिजर्व करके रखें, ताकि हम क्या कर सके, उसका यूज कृषि के लिए और अन्य कार्य के लिए हम कर सके। अब जल को प्रदूषित होने से बचाना है। अब देखिए जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो गंदगी है उस गंदगी को हम नदी में, तालाब में न मिक्स करें। इससे क्या होगा कि जो जलीय जीव है और जो जल है वो क्या होगा, हमारा स्वच्छ होगा। तो जल को क्या करना, हमको प्रदूषण से बचाना है। और प्रदूषण किस प्रकार का हो सकता है तो इसको हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा मल मूत्र। मलमूत्र विसर्जन, हम क्या करें, किसी प्रकार का जो मल मूत्र है उसको नदी, पोखर, तालाब में विसर्जित न करें। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे रसायनों का कम से कम यूज करना। कम से कम यूज करना। अब देखिए रसायन का कम से कम यूज करना, जो भी हमारा जल होगा वो क्या होगा, साफ होगा, स्वच्छ होगा, उसमें किसी प्रकार के कोई रसायन नहीं मिले होंगे।
उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपको प्रदूषण से बचाना है तो कारखानों कारखानों पर नियंत्रण। अब देखिए सिंपल सी चीज है कि विकास के लिए कारखानों का तो आवश्यकता होगा ही। अब उस कारखाना पर क्या होना चाहिए, हमारा एक नियंत्रण होना चाहिए कि अगर आप जो गंदगी को, तो पहले गंदगी को क्या कीजिए, साफ कीजिए। मतलब जो भी उसमें त्रुटि है उसको सीधे नदी में ना बहा के उसकी जो गंदगी है उसको साफ करके साफ पानी को ही हम क्या करें, नदी में भेजे, या फिर आप उसी पानी को रीयूज कर लें। तो इन सारी चीजों को अपना के हम क्या करें, प्रदूषण को हम कम से कम कर सकते हैं। अब है प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनः चक्रण करना। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक नदी है, अगर यहाँ पे एक नदी है तो इस नदी में कहने के सॉरी नदी पूरा बंद नहीं रहेगा ना। अब यहाँ से कोई नहर है या किसी तरह से कोई नाला आ रहा है, अब इस नाला का पानी जा रहा है, तो इस नाला के पानी को पहले हम रोकेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सीवेज प्लांट। अब इस नाला के पानी को पहले हम क्या करेंगे, साफ करेंगे, तो यहाँ से फिर क्या जाएगा, हमारा साफ पानी इसमें जाएगा। तो जो नदी तालाब है जो वहां क्या होगा, गंदा नहीं होगा। तो वही कहा गया है कि प्रदूषित जल को पहले स्वच्छ करके उसका पुनः चक्रण करना है, या फिर उसी को हम यूज भी बार बार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जितने भी गंदगी है उस पर क्या करना होगा, गंदा जो पानी है उसको हमको पहले साफ करना होगा, उसके बाद हमको नदी में डालना होगा। और आप इस प्रकार की चीजों को आप अपने जहाँ पे नदी होंगे वहां पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का नाला आ रहा है तो पहले नाला को क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा प्लांट होता है जहाँ पे नाला के पानी को उसमें स्टोर किया जाता है, उसी गंदगी को साफ किया जाता है और फिर साफ पानी को नदी में छोड़ा जाता है, ताकि जलीय जीव और जो आसपास के जो भूमिगत जल है उसको कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो क्या होगा, फिर गंदा जल को पीने से हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां परेशानी होगी। अब देखिए जैसे जैसे हम विकास करेंगे, विकास करने के लिए हमें संसाधन की आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर करना होता है। तो शहरीकरण के कारण हम क्या करते हैं, भवन का निर्माण करते, रेल मार्ग, सड़क का, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति में बाधक है। अब देखिए जैसे ही बिल्डिंग्स बनेगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बनेगा, तो इस बिल्डिंग्स बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, हमको जल की आवश्यकता होगी। सड़क बन रहा है, सड़क बन रहा है तो इसमें भी क्या होगा, जल की आवश्यकता होगी। रेल मार्ग बन रहा है, इस सभी में जल की आवश्यकता होगी। मतलब जब हम विकास की बात करेंगे, शहरीकरण की बात करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि भवन निर्माण करना, रेल मार्ग निर्माण, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो जल पुनः पूर्ति में क्या है, बाधक साबित होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को तो कंट्रोल पूरी तरह से नहीं कर सकते, इस पर विराम नहीं लगा सकते, लेकिन जितना हो सके हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिसमें हम कम से कम जल की प्रदूषित करें, और हम कुछ ऐसा यहाँ पे नियंत्रण लाए जिससे हम क्या करें, जल को पुनः चक्रण भी किया जा सके, ताकि आने वाले जो भविष्य है, आने वाला जो पीढ़ी होगा उस भी वो स्वच्छ जल का फायदा ले सके। अब है कि देखिए ये तो हमारा सिद्धांत है, लेकिन इन सिद्धांत को पूरी करने के लिए हमारे पास 3 विधि है। इस तीनों विधि को अपना के हम क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षित कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला विधि क्या है, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। अब देखिए भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करने के लिए हमें बहुत सी चीजों को बचाना होगा। जैसे एक होता है हमारा वेटलैंड्स, अगर यहाँ पे आपको समझाया तो वो होता है हमारा वेटलैंड्स। अब देखिए एक ऐसा लैंड होता है जिसके ऊपर पानी होता है। मतलब क्या है कि आप नदी के आसपास, तालाब के आसपास देखते होंगे कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर क्या है, पानी का जमाव रहता है। तो यह क्या करता है, पानी को पुनः चक्रण में या फिर भूमिगत जल की पुनः पूर्ति में हेल्प करता है। इसके साथ साथ हमें जब वृक्ष लगाना होगा, उसके बाद वृक्ष लगाने के साथ साथ हमें जैविक खाद का उपयोग करना होगा, ताकि कम से कम रसायन जो है वो पानी में मिल सके और पानी को प्रदूषित न कर सके। अब जल संभर प्रबंधन,
अब देखिए जल संभव प्रबंधन यही कहता है कि हम क्या करें, वर्षा जल को संरक्षित करें। क्या करें? वर्षा जल को संरक्षित करें। अगर हम वर्षा जल को संरक्षित करेंगे तो इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि वर्षा जल का यूज, वर्षा जल संरक्षण, इसका भी हम कर सकते हैं कृषि में और फैक्ट्री बनाने में, हम इसके रीयूज कर सकते हैं, मतलब पुनः प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम पानी को प्रबंधन करते हैं, बचा के रखते हैं, तो इसका इस प्रकार का यूज हम कर सकते हैं। अब देखिए कृषि करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, भूमिगत जल का यूज करते हैं। अगर हम भूमिगत जल का यूज करेंगे तो इसका वाटर लेवल क्या होगा, कमेगा। और भूमि यूज में कृषि करने के लिए हमको जरूरत नहीं कि हमको स्वच्छ पानी ही चाहिए, तो हम यहाँ पे वर्षा जल का पानी का भी यूज हम कर सकते हैं। अब है तकनीकी विकास। अब देखिए पानी का हम उतना ही यूज करें जितना हमको आवश्यकता हो। इसके लिए आपके पास बहुत सारे सिंचाई का सिस्टम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं आप ड्रिप सिंचाई। मतलब सिर्फ पौधों के जड़ में पानी पहुंचाना या फिर फुहारा के रूप में सिंचाई करना। तो ये सब कुछ विधि है जिसको अपना के हम क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षित कर सकते हैं। एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो और हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज के बारे में हमने बात किया। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है हम, अगर हम चाहेंगे तो सारी चीजों को सिस्टमैटिक हम नियंत्रण में ला सकते हैं। पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि विकास का अगर कार्य कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं शहरीकरण, भवन निर्माण, रेल मार्ग, सड़क निर्माण, भूमि जल की पुनःपूर्ति, इस सब चीज को ध्यान में रखना होगा। और क्या और भी ऐसे क्या क्या चीजें जो है वो अपने हम खुद पे और सरकार को ऐसे क्या क्या नियम लाना चाहिए जिससे हम जल को बहुत ही अच्छे से नियंत्रण में ला सकते हैं, जल प्रदूषण को हम कम से कम करें और जल का जो प्रबंधन है वो बहुत ही अच्छे से किया जा सके। इसके लिए आपके पास क्या ओपिनियन है, आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।